कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म या इलेक्ट्रोस्टैट्स का आगे का पोर्शन आपको तभी अच्छे से समझ आएगा जब आपको वेक्टर का कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, ठीक है सर, तो ठीक है उससे सर, पहले एक दो क्वेश्चन करते हैं और जहां नहीं समझ में पूछना बेटा। ठीक है, ठीक है देखो, सर। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये आज का पहला क्वेश्चन, ये इससे ये भी मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको पुरानी चीजें याद हैं या भूल गए, और साथ साथ हम कुछ यूनिट के कन्वर्जन टाइप की भी चीजें देख लेंगे। तो देखो बच्चे, मान लो कि वी हैव चार्ज, ये एक चार्ज है, आपको दिखाई दे रहा है, ये एक चार्ज है, हाँ सर, और दिखाई दे। ये दूसरा चार्ज है। इस चार्ज की वैल्यू और इस चार्ज की वैल्यू मैं लिखता हूं, इसकी वैल्यू है 2। ये U जैसा क्या लिखा है ताशी, तुम्हें पता है क्या ये क्या लिखा है? यूसी सर, यूसी। ये यू बेसिकली, ये जो यू लिखा है ताशी, ये हाँ सर, यू जैसा दिखाई दे रहा है बट इट इज नॉट एग्जैक्टली यू। ये ऐसा कुछ है, ये साइन देखो, थोड़ा सा ऐसा कुछ है, हाँ सर, देख रहे हो? हाँ अच्छा, सर। तो ये जो यू जैसा दिखाई दे रहा है, इसको माइक्रो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? माइक्रो माइक्रो। सर। बहुत बढ़िया सर। तो Q1 इज इक्वल टू 2 माइक्रो कूलम। मुझे बताओ चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट सर, कॉलम सर। कूलम। और ये कूलम में है या माइक्रो कूलम में बच्चे? माइक्रो कूलम्स। माइक्रो कूलम से। Q2 की वैल्यू मान लो -4 माइक्रो कूलम, और इन दोनों के बीच का जो ये सेपरेशन है ना, जिसको हम स्मॉल आर कहते हैं, स्मॉल आर्स। दिस है ना, दिस स्मॉल हाँ आर इज इक्वल टू 220 मिलीमीटर। 2 बार एम लिखा है, इसका मतलब मिलीमीटर। मिलीमीटर। ठीक है, अब मुझे बताइए कि इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स की वैल्यू क्या होगी? अच्छा, कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? 1 2 4। अट्रैक्टिव सर। अट्रैक्टिव सर। एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा, हाँ सर, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो उस फोर्स की हाँ कुछ वैल्यू भी तो आएगी, और उस फोर्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो वी विल फाइंड दिस वैल्यू ऑफ फोर्स यूजिंग कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ सर। बहुत बढ़िया सर, कूलम्स लॉ लगाएंगे हम। तो चलो मिलके लगाएं, या तुम करोगे सॉल्व, ट्राई करोगे बेटा? ट्राई करोगे सर? ठीक है, तो करो तो, ठीक टेक है योर सर, टाइम, ट्राई, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा ताशी, क्या क्या किया बताओ तो। फोर्स इज इक्वल टू के हम्म 2 यूसी इंटू -4 यूसी अच्छा, अपॉन। बस 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 यही समझना है। मुझे हाँ बताइए बेटा, चार्ज की एसआई यूनिट ताशी क्या होती है, कूलम या माइक्रो कूलम? माइक्रो कूलम्स। माइक्रो, अरे मन सर, कूलम से क्या, आएगा। कूलम सर, कूलम सर। हाँ, और यहाँ पर चार्ज की यूनिट किस में दे रखी है? माइक्रो कूलम। माइक्रो तो कूलम्स। है ना, लेकिन एसआई हाँ, यूनिट होती है कूलम। तो क्या करना कूलम। है, सबसे पहला स्टेप है कि आप माइक्रो कूलम को किस में कन्वर्ट करेंगे? कूलम में। कूलम में। समझे आप कैसे हाँ कन्वर्ट करते हैं? अब देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो याद रखिएगा 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻6 कूलम होता है ताशी। हाँ सर। ठीक है, हमेशा याद रखो, फिर से सुनो। आपको सारी यूनिट किस में लेनी है? एसआई यूनिट। और एसआई चार्ज की यूनिट। एसआई यूनिट होती है कूलम।
और कूलम। दिया है हमें माइक्रो कूलम दे रखा है, तो हमें उसको कूलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम कूलम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 कूलम। तो अगर मुझे 2 हाँ माइक्रो कूलम लिखना हो तो 2 × 10 टू द पावर -6 लिख सकता हूँ ताशी। हाँ ना हाँ बोलना सर। पड़ेगा भाई। अच्छा। हाँ अच्छा, वैसे ही 4 माइक्रो कूलम को बच्चे क्या लिख सकता हूँ बताओ? 4 × 10⁻⁶ कॉलम्स। -6 कूलम। अच्छा, अब आते हैं दूसरी बात। डिस्टेंस की यूनिट देखो, आर की यूनिट। SI यूनिट ऑफ लेंथ इज व्हाट? मीटर और मिलीमीटर? व्हाट मीटर्स। इज मीटर सर? बट यहाँ पर आर मीटर में है या मिलीमीटर में? मिलीमीटर में सर। तो क्या करना चाहिए? शुड वी कन्वर्ट इट इनटू मीटर और नॉट? यस सर, मीटर में कन्वर्ट। मीटर में कन्वर्ट। तो अब ये जो जो मैं कन्वर्जन के यूनिट्स बता रहा हूँ ना, इसको दिमाग में रखना, क्योंकि आपको ये यूज करना पड़ेगा। ठीक है सर। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर होता है। ठीक है सर। तो 20 मिलीमीटर कितना होगा? 20 इंटू 20 टेन टू इंटू द पावर -3 मीटर। 3। ठीक है, इसको बेटे हम हाँ ऐसा सर। भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 टू द पावर -2 भी लिख सकते हैं। यानी देखो, इस 20 का एक 10 और ये -3 कैंसिल होके 2 × 10⁻² हो जाएगा। यानी देखो तो जरा, और नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछो, मैं फिर से बता दूंगा। नहीं समझे? 200। नहीं सर, 200। चलो, तो पूछा करो, पूछा करो, घबराया नहीं करो, पूछा करो। ठीक सर है सर। इसको मैं ऐसे लिख दूं, 20 को मैं 2 × 10 लिख सकता हूँ ताशी? हाँ सर, लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ। तो 10 टू द पावर -3 ये वाला एज इट इज लिख दिया, और 20 को मैंने 2 × 10 लिख दिया। हाँ सर। तो अब बताओ, 2 इंटू ये 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। यानी इस पे पावर हाँ 1 सर। है, इस पे हाँ सर। हाँ सर। -3। आप समझे? हाँ सर। अब जब इतना कर लिया तो अब फोर्स की वैल्यू देखो। फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 टू अपॉन अपन आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो अब लिखो, K की वैल्यू कितनी लिखोगे? 9 इंटू 9 टेन टू इंटू द पावर 10 9 9। उसके बाद चार्ज की वैल्यू बताओ, 2 × 10 टू द पावर -6। 6। और इसका दूसरा 4 वाला इंटू बोलो, 4 इंटू 4 10 इंटू पर 10 माइनस सिक्स -6 डिवाइडेड बाई 2 × 10 टू द पावर पावर -2 का -2 स्क्वायर। होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हाँ सर। क्लियर हो गया। हाँ रेस्ट सर। इज द सिंप्लीफिकेशन। बाकी तो सिंप्लीफिकेशन वो तो हम कर ही लेंगे। तो 4 2 8, ये हो गया 72। हाँ पावर को सर। सॉल्व करोगे तो 10 टू द पावर -12, 12 और में ये, हाँ, -12 10 होगा, और ये 10 पे पावर 9, तो कितना आ गया? 10 टू द पावर -3 -3 सर। डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 टू द पावर -4। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करो, 72 को 4 से डिवाइड करो, तो कितना आएगा? 18 18 इंटू, वन ये ऊपर चला जाएगा तो ये पावर प्लस नीचे प्लस। निगेटिव है, हाँ, ऊपर हाँ। पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। देखो, क्योंकि हाँ सर। ऊपर देखो कितना है, 10 टू द पावर -3 है, और हाँ ये सर। नीचे से ये पावर गया तो 10 टू द पावर 4 हो गया ना बच्चे। हाँ सर। हाँ सर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 आ जाएगा, मतलब नेट फोर्स कितना आ गया? 180 न्यूटन। 180 न्यूटन। यस। ठीक है, अब आप नोट करो, और मैं साथ साथ जो बोल रहा हूँ उसको सुनते भी रहो। हाँ सर। ठीक है सर, हाँ मेरा सर। पॉइंट ये है कि हमें चार्ज की एसआई यूनिट पता है कूलम। हमें कूलम। सारी वैल्यूज या सारी क्वांटिटी जो है वो एसआई यूनिट में होनी चाहिए। हाँ सर। अगर एसआई यूनिट में नहीं है तो कन्वर्ट इट इनटू एसआई यूनिट। ठीक है, ठीक और है सर। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम। कूलम। डिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है मीटर। मीटर्स। अगर ये एसआई यूनिट्स में नहीं है तो हम पहला स्टेप क्या करेंगे? इनको कन्वर्ट करेंगे इन एसआई यूनिट्स, और उसके बाद तब हम सॉल्व करेंगे। हाँ क्लियर? सर। हाँ सर। नोट करो, एक और ऐसा क्वेश्चन देता यस। हूं जो आप ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। हाँ सर, हो गया सर। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन मैं फिर से एक बना रहा हूं, देखो।
सर आसान सा क्वेश्चन, ठीक है बिल्कुल यूनिट का कन्वर्जन सिखा रहा हूँ बस। आप समझिए कि यहाँ पर सर एक चार्ज है और इस चार्ज की वैल्यू ताशी तुम बोलोगे कितना लूँ, 1 2 3 4 कितना लूँ, तुम बोलो, जो बोलोगे वही लिखूंगा। 3 लेके चलेगा। चलो 3 3 UCs। यूसी। नहीं, एक बार और यूनिट चेंज कर लेते हैं ताकि हमें और समझ आ जाए और एक आध और चीज सीख लें। म्यूसी तो आपको समझ आ गया। अब यहाँ पर एन और सी लिखा है, हाँ हाँ ठीक है। सर। नैनो। नैनो हाँ सर। कूलम, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। नैनो कूलम। और Q2 की वैल्यू बोलो कितनी लिखूं? माइक्रो कूलम्स। मतलब कितना? 4 मैग्नेट 4 लिख लो, चलो 4। 4। इसको माइक्रो कूलम में लेना है, चलो इसको माइक्रो कूलम में ले लेते हैं। एक है नैनो कूलम और दूसरा है माइक्रो कूलम। और इन दोनों के बीच का सेपरेशन, हाँ सर। इन दोनों के बीच का सेपरेशन, चलो फिर से 20 सेंटीमीटर ले लेते हैं। 20 मिलीमीटर सेंटीमीटर। चलो सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। तो ठीक है आपको सर। बताना है फिर से बेटा, क्या बताना है? फोर्स बताना है। ठीक है सर। अच्छा, मैं फोर्स बताओगे तो मैं एक पहले आपको एक बात समझा दूं। 1 नैनो कूलम का मतलब होगा 10⁻⁻⁹ कूलम। हाँ सर। ठीक है, 1 नैनो ठीक कूलम है इज। सर। हाँ, तो आप करो, तो आप करो सॉल्व, आप बिल्कुल कर सकते हो, मुझे मालूम है। कर दो एकदम ठीक है सॉल्व सर। खट से। ओके, ठीक है सर। ठीक है। हो गया। हाँ सर। चलिए मुझे 1 बाय 1 बताते चलिए। तो ठीक थ्री है सर। नैनो कूलम को 3 नैनो कूलम को आपने कूलम में कितना लिखा बच्चे? 3 × 10⁻⁹ सर। वेरी गुड, 10⁻⁹ कूलम। और 4 माइक्रो कूलम को कितना कूलम लिखा? 4 × 10⁻⁻6 सर। बहुत बढ़िया। और आपका जो डिस्टेंस है विच इज आर, दैट इज इन सेंटीमीटर, तो इसको आपने ऐसे लिखा क्या? 20 × 10⁻⁻2 मीटर।
या इसी हाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻1 मीटर, राइट? हाँ सर। ठीक है, तो आपने आर की भी वैल्यू लिख ली, आपने चार्ज की भी वैल्यू लिख लिया, उसके बाद आपने फोर्स का फॉर्मूला ये लिखा होगा के की वैल्यू 9 × 10⁻9 हाँ मल्टीप्लाइड सर। बाय 3 × 10 to the10⁻⁻9 9 into 4 into 10 to the power minus 6 divided by 2 into 10 to the power minus 1 का होल स्क्वायर। हाँ सर। ठीक है, हाँ अच्छा, तो अब फोर्स कैलकुलेट कर लीजिए, है ना? ठीक तो ये हो ठीक है जाएगा सर। 108 और ये 10 टू द पावर माइनस 9 10 टू द पावर 9 कैंसिल हो जाएगा, है हाँ ना? सर। हाँ सर। ठीक 10 है, is तो -6 सर। 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड -6 बाय 4 into 10 टू द पावर माइनस 2। -2 सर। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, तो ये आ जाएगा सर 37 into 10 to the power minus 4 न्यूटन, ये आएगा मेरे हिसाब से फोर्स। देखो, हाँ सर। अब आपको ये क्लियर है कि अगर सर चार्ज की यूनिट कूलम में नहीं होगी तो पहला काम क्या करेंगे हम, यूनिट वी विल कन्वर्ट ऑल द यूनिट्स इनटू एसआई यूनिट। ठीक है, ऐसा ही कुछ। हाँ सर। चार्ज की कोई सी भी यूनिट हो हमें उसको कन्वर्ट किसमें करना है, कूलम में। मतलब कूलम। फॉर अस द वैल्यू द यूनिट ऑफ चार्ज शुड बी इन कूलम्स एंड हाँ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस शुड बी इन मीटर्स। ठीक है, तो अगर हाँ यूनिट डिस्टेंस की मीटर में नहीं है तो मीटर में कन्वर्ट करो, चार्ज की यूनिट कूलम में नहीं है तो कूलम में कन्वर्ट करो, उसके बाद फिर फॉर्मूला अप्लाई करो। दिस इज हाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, हाँ ठीक हाँ है, सर। चलिए सर आगे बात करते हैं सर। बहुत बढ़िया सर, ओहो सर, हाँ सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन का मतलब एक लास्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन देख लो, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन मैं दूंगा जो आप ट्राई करोगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ठीक है देखिए सर। सर, एक क्वेश्चन ये है कि ये मान लो ये एक बॉडी है, मैं क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखूंगा, अभी अभी कुछ मत लिखना, अभी रुक जाना। ठीक है आई एम सर। एक्सप्लेनिंग यू क्वेश्चन फर्स्ट, मैं खुद एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चन कि एक ये बॉडी, ये दूसरी बॉडी। ठीक है, इन दोनों पे कुछ चार्ज है एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। ये पहले ये हाँ दोनों एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए। हाँ सर। आपसे क्वेश्चन में कहता है कि इन दोनों को हमने क्या किया, इन दोनों को हमने कांटेक्ट में रखा। हाँ सर। ठीक है, थोड़ी देर तक, उसके बाद फिर हमने इसको सेपरेट कर दिया टू द सेम डिस्टेंस। इन दोनों को हमने कांटेक्ट में रखा और फिर सेपरेट कर दिया टू द सेम डिस्टेंस। क्लियर हाँ है? हाँ तो सर। इसमें क्वेश्चन ये है कि जब पहले ये दोनों इस डिस्टेंस पे रखे हुए थे, मान लीजिए डिस्टेंस इज डी, और जब ये कांटेक्ट में रखने के बाद जब फिर से ये दोनों इस डिस्टेंस पे रखे गए एट अ डिस्टेंस ऑफ डी, तो इन दोनों के फोर्स का रेशियो क्या होगा इन दोनों सिचुएशन में, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ फोर्स। नहीं समझे आप? क्वेश्चन हाँ सर। समझे? अभी हाँ मैं सर। क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखूंगा, फिर इसको सॉल्व भी करूंगा। ठीक है, ठीक है तो ठीक आई है विल सर। बी राइटिंग नाउ द स्टेटमेंट, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर एक क्वेश्चन मैं लिखूंगा जो आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है ठीक है सर। ओके। टू आइडेंटिकल बॉडीज, टू आइडेंटिकल bodies having charges q and 3q are separated by distance d. They are now kept in contact for some time and then again separated to same distance d. Find the ratio of forces. आप इसका स्टेटमेंट लिखेंगे? आप स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो स्टेटमेंट लिख लीजिए, फिर उसके बाद मैं फिर इसको एक्सप्लेन करके फिर सॉल्व करूंगा। ठीक है सर। ठीक है, तो आप स्टेटमेंट लिख लीजिए जल्दी से। Two ठीक है सर। identical bodies having charges q and 3q are separated by distance d. They are now kept in contact for some time and then again separated to some distance, same distance d. Find the ratio of the force. ठीक है सर।
हो गया सर। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए सर। सबसे पहली बात, क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से। हमसे कहता है कि दो बॉडीज हैं ताशी, ये एक बॉडी है दूसरी बॉडी, और इस बॉडी को कुछ नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो कुछ बी। तो ए पे कितना चार्ज है ताशी? एक ए पे है क्यू और बी पे है 3Q, राइट? 3Q, हाँ सर। है ना? अभी हाँ सर। इस इंस्टेंट पे इन दोनों के बीच का सेपरेशन डी है, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? कैसे लिखें फोर्स ताशी? फिर से बता दो एक बार, हाउ टू राइट के, द फोर्स। हाँ हाँ सर, बोलो। के के Q1, Q1 की क्यू वैल्यू बच्चे, क्यू सर, क्यू सर। वेरी गुड, क्यू। उसके बाद 3Q सर। बहुत बढ़िया, 3Q डिवाइडेड बाई डी का स्क्वायर। तो डी F1 की का वैल्यू हम क्या स्क्वायर। लिख सकते हैं? 3KQ स्क्वायर डी स्क्वायर, राइट? हाँ सर। ये तो हमारा एक फोर्स हो गया। ये तब when they were separated just by a distance d without touching each other। हाँ अब सर। आपका क्वेश्चन क्या कहता है, बस इस पार्ट को समझिए। अब आपसे कहता है कि ए और बी को हमने कॉन्टैक्ट में रख दिया और दोनों आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब समझते हो? आइडेंटिकल का मतलब है कि दोनों बॉडी का साइज भी सेम है एंड दे आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। मतलब हाँ सर। अगर इफ दिस बॉडी बॉडी ए इज मेड अप ऑफ कॉपर, तो बॉडी बी इज आल्सो मेड अप ऑफ कॉपर। बॉडी ए इफ इट इज मेड अप ऑफ आयरन, तो बॉडी बी इज आल्सो मेड अप ऑफ आयरन। हाँ सर। समझ रहे हो? मतलब हाँ दोनों सर। का मटेरियल भी सेम, दोनों का साइज भी सेम, बट दोनों का क्या सेम नहीं है ताशी? देखो तो, चार्ज सेम नहीं है सर। चार सेम नहीं है। वेरी गुड। ऐसे केस में जब भी आप दो बॉडी लेते हैं जिसपे चार्जेस सेम नहीं है, तो आपकी एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में फ्लो करता है तब तक जब तक दोनों के चार्जेस इक्वल नहीं हो जाते। हाँ सर। समझे? हाँ इसका सर। मतलब समझना ताशी, होगा क्या कि जब आप इन दोनों बॉडी को अलग करेंगे, ठीक है, इन दोनों बॉडी को आप सेपरेट करेंगे फिर से, तो अब इस ए पे और बी पे चार्ज की वैल्यू क्यू और 3Q नहीं रहेगी। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ए पे और बी पे जो चार्ज है वो चेंज हो चुका होगा। द चार्जेस ऑन ए एंड बी आफ्टर सेपरेशन वुड हैव चेंज्ड। और कितना हाँ हो सर। जाता है तो मैं बताता हूँ। ए पे जो चार्ज की वैल्यू है वो हो जाएगी Q प्लस 3Q डिवाइडेड बाई 2। मतलब दोनों चार्ज का सम करो और 2 से डिवाइड करो, मतलब दोनों पे हाँ इक्वल इक्वल चाहिए ना बेटा। हाँ Q सर। प्लस 3Q डिवाइडेड बाई 2, समझे आप? हाँ सर। हाँ सर। मतलब जैसे अगर मैं तुमसे कहूं ताशी कि अगर मेरे पास एक एक बंदे को 10 रुपीज मिला और दूसरे को 30 रुपीज मिला, मैं चाहता हूं कि दोनों को इक्वल इक्वल मिले, तो क्या करोगे? 10 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, हाँ सर। हाँ सर। है ना? तो इक्वल इक्वल हो हाँ जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे आफ्टर दे आर सेपरेटेड। तो इसीलिए दोनों चार्ज को ऐड करो, और बॉडी कितनी है? दो बॉडी है तो 2 से डिवाइड कर दो। तो ये हाँ कितना सर। हो जाएगा? 4Q डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2Q, और ये वाला भी कितना हो जाएगा? दिस विल आल्सो बी इक्वल टू 2Q। हाँ सर। ठीक है। अब नया वाला फोर्स ताशी हम क्या लिखेंगे? अच्छा, सेपरेशन अभी भी कितना बोला? डी। जी सर। ठीक है, तो अब नया फोर्स हम क्या लिखेंगे बताइए? के सर। के सर। हाँ, के बाद बेटा 2Q सर। फिर से 2Q, दोनों पे 2Q हो 2Q। गया, हाँ सर। डी स्क्वायर। तो ये डी कितना हो का गया? 4KQ स्क्वायर डी स्क्वायर। ये तो आया। जी। हाँ सर। ये नया वाला फोर्स है। अच्छा, ये दोनों फोर्सेस सेम है क्या, F1 और F2? नहीं है सर। नहीं है सर। तो अब इन दोनों का क्या निकाल लो? रेशियो निकाल लो। अब इन दोनों का रेशियो निकाल लो, तो रेशियो क्या लिखोगे? F1 अपॉन अपॉन एफ F2 F2 सर। थ्री 3KQ थ्री क्यू स्क्वायर। अपॉन डी का स्क्वायर सर। उसके बाद बेटा उसके फोर नीचे बताइए। नीचे 4Q स्क्वायर सर। Q स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। अपॉन डी का स्क्वायर सर। तो 4KQ स्क्वायर अपॉन डी अपॉन स्क्वायर। डी स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या ताशी? 3KQ स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाँ सर। डी स्क्वायर रेसिप्रोकल अपॉन कर देगा सर। 4, हाँ रेसिप्रोकल सर। कर देंगे। अरे वाह! तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, केक्यू स्क्वायर से किसकी केक्यू स्क्वायर कैंसिल, तो रिजल्ट कितना आ गया? 3/4। 3/4 तो दिस इज द रेशियो, राइट? हाँ सर। अब इसको नोट कर लीजिए, ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दूंगा, ठीक है, वो आप सॉल्व करेंगे। ठीक है सर।
हाँ सर, हो गया सर। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन अभी मैं लिख रहा हूं, आप उस क्वेश्चन को नोट करें एंड ट्राई टू सॉल्व। हाँ सर। टू, ठीक है, टू आइडेंटिकल बॉडीज ए एंड बी having charges q and 2q are separated by distance d. They are now kept in contact for some time and then separated again to half of their initial distance. Find the ratio of force. अब इस क्वेश्चन को समझना, इसमें एक बात याद रखना कि जब हमने सेपरेट किया है ना दोनों को, तो दे हैव नॉट बीन सेपरेटेड टू द डिस्टेंस डी अगेन। उनके बीच का जो सेपरेशन है ना, कांटेक्ट में रखने के हाँ बाद जब हमने सेपरेट किया है, तो उनके बीच का सेपरेशन कितना हो गया बेटा? ताशी उस सेंटेंस को देखो, दे आर नाउ केप्ट इन कांटेक्ट फॉर सम टाइम एंड देन सेपरेटेड अगेन टू हाफ ऑफ देयर इनिशियल डिस्टेंस। इसका मतलब समझे? काम हो गया सर थोड़ा। नहीं, थोड़ा नहीं, हाफ हो गया बेटा, सीधा हाफ। हाँ हाँ सर, हाफ। इनिशियल सेपरेशन अगर डी था, तो फिर जब हमने कांटेक्ट में रखा और अलग किया, तो इस बार आप डी डिस्टेंस पे नहीं रखा। फाइनल केस में डिस्टेंस कितना लोगे, डी या डी बाई टू? D/1 2 सर। डी बाई टू से, है ना? कोशिश कर, चल कर सकते हो। सॉल्व हो रहा है? हाँ सर। ठीक है, चल।
हो गया था श्री? हाँ सर, थोड़ा सा रह गया सर। अच्छा, अरे 1/2 sir. okay, let me check. Sir, first of all, these two charges or charged bodies has been separated by a distance d, right Tashi? हाँ ये सेपरेशन मान लेते हैं d है और इस पे चार्ज q और इस पे चार्ज 2q. तो the initial value of force can be written as equal to 2kq square upon d square. हाँ सर. ठीक. अब हमसे बोला कि इन दोनों को again we have placed in contact for some time and then separated them to a distance of half of the initial value. Means they have been separated to half of the d by 2, right? हाँ सर. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये q और 2q, तो फाइनल चार्ज क्या होगा बेटा? What will be the final charge after the separation? What is the final value of charge? 4q How sir. did you? हाँ, कितना? 4q sir. 4q बराबर कैसे? बराबर 4 आएगा ये? q plus 2q upon 2 dns. q plus 2q अगर हम करेंगे तो q plus 2q 2q is 3q हाँ सर. divided by 2. तो ये 4 कैसे हो गया? ये तो 3q हाँ आया ना? हाँ सर. तो तुम्हारा 4 क्यों आया? 3q by 2 आएगा ना ये? हाँ सर. तो F2 की वैल्यू कैसे आएगी? F2 की वैल्यू आएगी सर k k into 3q by 2 2 again 3q by 2 q by 2 upon d by 2 का स्क्वायर. whole square. ठीक है, तो ये हो जाएगा 9kq स्क्वायर अपॉन 4 हाँ सर. डिवाइडेड बाय d स्क्वायर बाय 4. d 4 सर. ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा. हाँ सर. तो F2 की वैल्यू कितनी आएगी? F2 विल बी इक्वल टू, मैं Q लिखना भूल गया, सॉरी माय मिस्टेक, ये kq स्क्वायर. ठीक है. हाँ सर. ये कितना आ जाएगा? 9kq स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर. सही है. हाँ सर. तो अब बेटे F1 अपॉन F2 अगर मैं करूं तो कितना आएगा बच्चे? 2kq स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर d स्क्वायर इज इनटू d स्क्वायर बाय 9kq स्क्वायर कर सकता हूं. मैंने डायरेक्टली रेसिप्रोकल ले लिया है ताशी, देखो. हाँ हाँ सर. ठीक है, तो ये kq स्क्वायर से kq स्क्वायर कैंसिल होगा, d स्क्वायर से d स्क्वायर कैंसिल होगा, तो ये कितना हाँ. आ जाएगा? 2/9 आएगा क्या? देखो. हाँ सर. तो फिर तुम्हारा आंसर क्यों नहीं आया बच्चे? कहाँ तुमने गलती की है ये बताओ पहले तो. ये 3q upon 2 में गलती कर दिया सर. 3q/2 में. ठीक है, तो एक बात याद रखेंगे, सम ऑफ द टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 2 करना होता है. ठीक है सर. नोट कर लो जल्दी से. ठीक है सर. हाँ सर, हो गया सर. वेरी गुड. अब चलो, ये तो हमने जितना पढ़ा ना काशी साहब, कि सारा का सारा whatever we have discussed from last class till now, all of this comes under the category of Coulomb's law in scalar form. मतलब we have talked about the Coulomb's law, हमने फोर्स कैलकुलेट किया है, बट वी हैव टॉक्ड ओनली द स्केलर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ. मतलब कि वी डिडंट कंसीडर द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. ठीक है, हाँ. हमने हाँ फोर्स की डायरेक्शन कंसीडर नहीं किया. हमने सिर्फ क्या पता किया बेटा? अगर आप देखो तो लास्ट वाले डे से लेके अभी तक
वी ओनली कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ फोर्स, जिसको हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किया। क्या फाइंड किया ताशी? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, है ना? वी डिडंट फाइंड द डायरेक्शन, राइट? तो दैट इज हाँ व्हाई दिस इज कॉल्ड एज स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। इसलिए हम इसको स्केलर फॉर्म कहते हैं। किसका स्केलर फॉर्म? तो वी कॉल इट एज स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, है ना? हाँ हाँ अब जो हम दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे, दैट वुड बी द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कि कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या है? वेक्टर में हम कैसे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वी हैव टू राइट, वी वांट टू राइट द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो हाउ वी विल डू दैट? ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। बट टू डू दैट हमें वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है? ठीक है। तो हमें वेक्टर का अगर कॉन्सेप्ट याद नहीं होगा तो ताशी नॉट ओनली दिस कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, बट बल्कि इससे आगे की भी जो चीजें है ना, वेदर इट बी डाइपोल, वेदर इट बी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपको स्कूल में पढ़ाया भी गया है, आप याद कीजिए। तो डाइपोल में या इलेक्ट्रिक फील्ड में या डाइपोल पे फोर्स, डाइपोल पे टॉर्क, ये कुछ भी हमें नहीं समझ में आएगा अगर हमें वेक्टर नहीं पता। ठीक है, ठीक है, तो इसीलिए मैं पहला काम क्या करूंगा ताशी, अभी हम वेक्टर रिवाइज करेंगे। जो हमने क्लास 11th में पढ़ा था उसको हम रिवाइज करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए अभी हम कूलम्ब्स लॉ की बात नहीं करेंगे, थोड़ी देर के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैट्स की बात नहीं करेंगे। We will be purely talking about the vectors. We will be purely revising the vectors that you have already studied in class 11. ठीक है ताशी साहब? ठीक है सर। अच्छा, इस वेक्टर में आपको जो कुछ भी नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। हाँ, ऑब्वियसली मैं उसकी कोई डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, मैं उसमें बिल्कुल डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है? बट मैं इतनी बात जरूर करूंगा ताकि आपको जो पढ़ना है वो चीजें समझ आ जाए, ठीक है? ठीक है तो ठीक है। इसलिए हम चलो चीजों को समझते हैं। देखिए बेटा, इससे पहले कि मैं वेक्टर के एडिशन, वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन किए तो अभी वी डोंट नीड मल्टीप्लीकेशन नाउ। हमें एडिशन पता होना चाहिए कि हाउ टू ऐड वेक्टर, हाउ टू रिजॉल्व वेक्टर, हाउ टू सबट्रैक्ट वेक्टर, ठीक है? बट उस पे जाने से पहले बच्चे मैं आपको बता दूं कि टाइप्स ऑफ वेक्टर, आपको मालूम है वेक्टर का मतलब होता है ऐसी कोई भी क्वांटिटी। वेक्टर क्या होता है ताशी? वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो। वेरी गुड, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज वेक्टर्स, ठीक है? वेक्टर्स, हाँ है ना? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा तो वेक्टर होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर है या स्केलर है ताशी? स्केलर्स। क्यों? उसमें भी तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है बेटा। हाँ, then why it is still a scalar? Why it's not a vector although it has magnitude as well as direction? वो सीधा जाता है, डायरेक्शन नहीं है ना। डायरेक्शन है, डायरेक्शन है। आपने पढ़ा होगा ना कि अगर किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन अगर इधर फ्लो करेगा तो हाँ करंट की जो डायरेक्शन होगी वो इधर होगी बेटा। डायरेक्शन तो होती है करंट की, हाँ है ना? आपने ये पढ़ा है बेटा, आप याद करिए क्लास 10 में आपने पढ़ा है कि द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन से ऑपोजिट होती है, तो हाँ ऑब्वियसली उसमें डायरेक्शन है, हाँ ठीक है? हाँ खैर मैं बताता हूँ ताशी, देखो ये बिल्कुल सही बात है कि वेक्टर क्वांटिटीज हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। बट एक बात याद रखना कि नॉट ओनली दैट, वेक्टर क्वांटिटी के साथ एक और खास बात है कि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, एंड ऑल द वेक्टर क्वांटिटीज ओबेज वेक्टोरियल लॉज। क्या ओबे करता है? विक्टोरियल लॉस सर। अब वो वेक्टोरियल लॉस का क्या मतलब है? वेक्टोरियल लॉस का मतलब वेक्टर एडिशन को ओबे करता है, वेक्टर सबट्रैक्शन को ओबे करता है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को ओबे करता है। मतलब वेक्टर क्वांटिटी डज नॉट ओबेज एल्जेब्रिक लॉ। मतलब आप एल्जेब्रिक लॉ। दो वेक्टर को एल्जेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते ताशी। क्या मतलब? जैसे सर अगर मैं आपसे कह दूं कि एक वेक्टर है 2 मीटर नॉर्थ और दूसरा वेक्टर है 4 मीटर साउथ, ठीक है? और हाँ मैं आपसे कहूं कि इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को आपको ऐड करना है, तो आप मुझे सिंपली ये नहीं कह सकते कि सर 2 + 4 = 6। ये नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो आप हाँ मैग्नीट्यूड को यू कैन ऐड मैग्नीट्यूड एल्जेब्रिकली, मैग्नीट्यूड को आप सिंपली ऐड कर सकते हो ना। हाँ बट आपको नॉर्थ और साउथ ये जो डायरेक्शन है इसको सिंपली ऐड कर सकते हैं क्या? आपने सुना है नहीं। नॉर्थ + साउथ = वेस्ट? ऐसा कभी सुना है क्या? हाँ नहीं सर। नहीं सर। इसका मतलब अलजबरा मैग्नीट्यूड ऐड कर सकता है,
डायरेक्शन को ऐड नहीं कर सकता। और वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो अलजेब्रा से वेक्टर क्वांटिटीज अलजेब्रा से ऐड या सबट्रैक्ट नहीं हो सकती, उसके लिए अलग सा रूल बनाया गया है जिसको हम वेक्टोरियल लॉज कहते हैं। हाँ ठीक है, वेक्टर के लॉज। क्लियर है बच्चे? ठीक है अब पॉइंट ये है कि सर व्हाई इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी ऑल्दो इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक करंट में बच्चे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, बट स्टिल इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डजंट ओबे वेक्टोरियल लॉ। वो क्या ओबे नहीं करता बच्चे? वेक्टोरियल लॉ सर। अब इसका क्या मतलब हुआ ताशी? इसका मतलब ये हुआ कि फॉर अ क्वांटिटी टू बी अ वेक्टर 3 कंडीशंस आर रिक्वायर्ड। कितनी कंडीशन रिक्वायर्ड है? 3। उसमें मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, और वो किस लॉ को ओबे करेगा? अलजेब्रिक या वेक्टोरियल? वेक्टोरियल्स। वेक्टोरियल लॉ को सर ओबे करेगा। अगर वो वेक्टोरियल लॉ को ओबे नहीं करता है, अगर वो वेक्टोरियल लॉ को ओबे नहीं करता है, तो मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, स्टिल इट विल बी कंसीडर्ड एज स्केलर क्वांटिटी एंड नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। हाँ सर। डिड यू अंडरस्टैंड द होल लॉजिक? हाँ सर। ठीक है। तो वेक्टर, आप देखो वेक्टर बेटा, हमें ये पता चल गया कि वेक्टर आर द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ओबेज वेक्टोरियल लॉज। ठीक है, अब आते हैं दूसरी बात पे कि वेक्टर के टाइप्स। तो देखो वैसे ताशी बहुत सारे टाइप्स हैं वेक्टर के, मैं सारे टाइप पे डिस्कशन नहीं करूंगा बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड। मैं उसी पे डिस्कशन करूंगा विच इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब क्या रिक्वायर्ड है इस बात को समझिए। देखो टाइप्स ऑफ वेक्टर मैं आपको याद दिलाता हूं। इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, नल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, को टर्मिनेटिंग वेक्टर, यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। ये सब लिखना नहीं है, सुनना है। बहुत सारे टाइप्स है ना, बहुत सारे टाइप्स हैं। तो हमें उस इतने टाइप्स को याद रखने की अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। हमें 2 चीजें याद रखनी पड़ेगी, 2 टाइप ऑफ वेक्टर याद रखना है। और कौन कौन सा? एक है ताशी यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर ताशी? यूनिट वेक्टर। कुछ याद है क्या बेटा यूनिट वेक्टर क्या होता है? डू यू रिमेंबर एनीथिंग रिलेटेड टू दिस यूनिट वेक्टर? जिसमें पूरा यूनिट लिया जाता है और उसको पूरा यूनिट लिया जाता है। देखो ऐसा वेक्टर जिसकी वैल्यू 1 होती है, जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, दैट इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। हाँ ठीक है, वेक्टर हैविंग यूनिटी मैग्नीट्यूड। वेक्टर इसका मतलब अभी मैं और समझाता हूं। वेक्टर हैविंग यूनिटी मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो उसको हम कौन सा वेक्टर कहेंगे? यूनिट वेक्टर कहेंगे। यूनिट वेक्टर। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन साउथ, तो फोर्स ये कैसा वेक्टर हुआ? इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी है बेटा? वैल्यू है 1। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड ईस्ट, बताओ मैग्नीट्यूड कितना है? इस वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है बेटा? 1 सर। 1 सर। तो कैसा वेक्टर हुआ सर? यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर। अच्छा, अब दूसरी बात सुनिए। ये तो समझ में आ गया कि यूनिट वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर whose magnitude is equal to 1 is known as unit vector। अब दूसरी बात समझो ताशी, मैं एक और चीज कहता हूँ, यूनिट वेक्टर हमें कब मिलता है? हाउ डू वी गेट यूनिट वेक्टर? देखो अगर मैं तुमसे कहूं ताशी कि एक फोर्स है 10 न्यूटन का और उसकी डायरेक्शन है वेस्ट, ठीक है, तो ये तो पूरा मैग्नीट्यूड भी लिखा मैंने और डायरेक्शन भी लिखा। 10 न्यूटन वेस्ट, इसका मतलब मैग्नीट्यूड कितना है? 10, और डायरेक्शन क्या है बेटा? वेस्ट। क्लियर हो गया? हाँ। तो ये फोर्स का कौन सा फॉर्म है? स्केलर या वेक्टर? कैसा मतलब सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लिखा है या डायरेक्शन भी लिखा है बच्चे? डायरेक्शन भी लिखा हुआ है। डायरेक्शन भी लिखा हो तो मतलब ये वेक्टर है। अब इसका ये वाला जो पार्ट है ना जिसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, इस वेक्टर को मैं इसके सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहा हूं। किससे डिवाइड कर रहा हूं ताशी? नीचे क्या लिखा है मैंने? मैग्नीट्यूड से। सिर्फ मैग्नीट्यूड। क्या डायरेक्शन लिखा है मैंने नीचे? नहीं लिखा है। नहीं लिखा है। ऑल्दो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट मैंने सिर्फ उसका क्या लिखा? मैग्नीट्यूड लिखा नीचे, कोई डायरेक्शन नहीं लिखा है। नहीं लिखा है।
अब बच्चे अगर मैं इस 10 को इस 10 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा ताशी, बता बच्चे। 1 सर, 1। 1 सर, और डायरेक्शन होगी वेस्ट। अब ये कैसा वेक्टर बन गया बेटा? यूनिट वेक्टर्स। हाँ, तो कुछ समझ आया ताशी कि हाँ अगर सर। मैं किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर, कोई वेक्टर लिखो और उसके सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दो, तो जो रिजल्ट आएगा वो अपने आप में यूनिट वेक्टर होगा। नहीं हाँ समझा? सर। कोई हाँ भी सर, वेक्टर लो और उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो जो रिजल्ट होगा वो कैसा होगा? दैट रिजल्ट विल बी अ यूनिट वेक्टर। यूनिट क्लियर है? वेक्टर। हाँ ठीक सर। है। अब इसी को मैथमेटिक्स के फॉर्मूले में, या फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वो बता देता हूं। कोई सा भी वेक्टर लिखो और किससे डिवाइड करो ताशी? मैग्नीट्यूड से सर। मैग्नीट्यूड से। तो मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखते हैं, देखो ये मैग्नीट्यूड लिखते हैं, ठीक है। ये ऐसे हाँ लगा सर। दिया ना, तो इसका मतलब है कि नीचे क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड। ये दो डंडे लगा दिए ना हमने, हाँ सर। ये वर्टिकल लाइंस। तो जैसे ही वेक्टर के साथ में ऐसे दो वर्टिकल लाइन लगा दो, इसका मतलब है कि आई एम ओनली कंसिडरिंग इट्स मैग्नीट्यूड, आई एम नॉट कंसिडरिंग इट्स डायरेक्शन। डायरेक्शन। ठीक है। तो हाँ सर। वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ए इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर। ये कैप लगता है यूनिट वेक्टर पे। क्या लगता है ताशी? कैप लगता है। कैप लगता है। ठीक है। हाँ फॉर्मूला सर। समझ में आ गया? आ गया सर। अच्छा, इसी से हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर किसी मैग्नीट्यूड को, कोई भी मैग्नीट्यूड हो, अगर मैं यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वो वेक्टर बन जाएगा या नहीं ताशी? सोच। हाँ सर। मतलब क्या हुआ कि अगर हम वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो यूनिट वेक्टर बन जाता है, और मैग्नीट्यूड को अगर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो वेक्टर बन जाता है। ठीक है सर। समझे आप? हाँ सर। और यूनिट वेक्टर को कैसे समझेंगे? जैसे अगर मैं लिख दूं एन कैप, इसका मतलब ये भी यूनिट वेक्टर है। किसी पे भी अगर मैं ऐसा लगा दूं ना, ये कैप, इसको कैप पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? कैप सर। कैप। तो ऐसा कभी भी किसी के ऊपर लगा दूं तो इसका मतलब होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं? तो वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट वेक्टर। समझे? ठीक है सर। हाँ सर। अब एक और चीज लिख रहा हूं, उसके बाद इसको नोट करना। देखो बच्चा, वैसे यूनिट वेक्टर कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। ए हो सकता है, ठीक है बी हो सर। सकता है, कुछ भी हो। कोई सा भी यूनिट वेक्टर हो, उसकी वैल्यू कितनी होगी ताशी भाई? यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है? यूनिट वेक्टर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर? यूनिट 1 वेक्टर सर। का 1 सर, 1 सर, 1। ठीक है। यूनिट, कोई सा भी यूनिट वेक्टर, चाहे वो ए कैप हो कि बी कैप हो कि कोई सी कैप हो, उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 1 सर। 1 सर। अब मेरी एक दो बातें और सुनो सर। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये मान लीजिए जेड एक्सिस। ठीक है। ठीक है सर। तो एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर लिखते हैं वो आई कैप लिखते हैं। ठीक है। हाँ हाँ सर। मतलब अगर आई कैप लिखा हो ताशी, इसका क्या मतलब होगा कि यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में? आई कैप का मतलब होगा कि यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हाँ सर। नहीं समझे? अगर मैं पॉजिटिव कभी एक्स। भी किसी के साथ आई कैप लगा दूं तो इसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्शन क्या होगी बेटा? डायरेक्शन उसका पॉजिटिव होगा सर। क्या पॉजिटिव? पॉजिटिव कौन सा? पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, क्या? पॉजिटिव एक्स सर। पॉजिटिव एक्स। तो अगर सर इसी तरह से वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसका नाम है जे कैप, और हाँ ऐसे सर। ही जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है के कैप। समझे आप? हाँ सर। देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, नहीं समझे तो पूछो। ठीक है सर सर। अगर मैंने 5 आई कैप लिखा, इसका क्या मतलब हुआ? कि ये, पॉजिटिव सर। हाँ, ये ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड इज 5। और इसकी डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन, डायरेक्शन 5 एक्स। इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। नहीं समझे? पॉजिटिव एक्स। हाँ सर। आई कैप का क्या मतलब? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आई कैप का क्या हाँ मतलब सर। हुआ? पॉजिटिव एक्सिस। एक्स एक्सिस। ठीक है।
अच्छा ताशी, अगर मैं ऐसे ही लिख दूं 5j कैप, इसका क्या मतलब हुआ? ये किस किस डायरेक्शन में ये वाला वेक्टर? वाई में सर। वाई में सर। ऐसे ही लिख दूं 4k कैप, क्या मतलब हुआ? जेड में सर। जेड में सर। अच्छा ताशी, ऐसा लिख दूं, सोचो 5 माइनस ऑफ आई कैप, इसका क्या मतलब होगा ताशी? इसका मतलब एक्स से वाई की तरफ जा रहा है सर। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं जा रहा है एक्स वाई की तरफ। अगर सिर्फ आई है तो क्या मतलब था उसका? उसका पॉजिटिव सर। एक्स पॉजिटिव क्या? एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो माइनस आई कैप हो गया, इसका मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस। नहीं समझे? हाँ सर, हाँ सर। भाई आई कैप अगर है तो वो एक्स, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो माइनस आई कैप किसको रिप्रेजेंट करेगा? निगेटिव एक्स एक्सिस को। हाँ सर। समझे आप? हाँ अच्छा, सर। इसी तरह से माइनस जे कैप किसको रिप्रेजेंट करेगा? माइनस अगर मैं लिख दूं माइनस वाई 4 एक्सिस सर। माइनस वाई एक्सिस, ऐसे में लिख दूं 2 माइनस ऑफ के कैप, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये माइनस के कैप? माइनस जेड एक्सिस। जेड एक्सिस। समझे आप क्या हुआ है? हाँ सर। ठीक है, तो अब अगर कभी भी मैं किसी के साथ भी आई कैप लगा दूं तो समझ जाना कि उसकी डायरेक्शन किधर है? पॉजिटिव एक्स। पॉजिटिव है। ठीक है, और हाँ जे लगा दूं तो उसका मतलब है कि उसकी डायरेक्शन है पॉजिटिव वाई। अगर के लिख दूं तो उसका मतलब है कि उसकी डायरेक्शन है पॉजिटिव जेड एक्सिस। क्लियर है? हाँ बट सर। अगर माइनस आई कैप लिख दूं, इसका मतलब डायरेक्शन किधर? पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस? नेगेटिव सर। नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब इसको नोट करिए। ठीक है सर। हाँ सर, हो गया सर। हो गया? तो हाँ ये सर। एक टाइप ऑफ वेक्टर हो गया जिसका हमें यूज करना है, जिसका नाम है यूनिट वेक्टर। इसका यूज होगा सर, है ना? ये सब हाँ सर। भूलना नहीं। अगर कोई चीज नहीं समझ में आए तो प्लीज बार बार पूछिए, बट इन चीजों को समझ लीजिएगा, तभी आपको आगे की चीजें क्लियर होंगी। ओके, मूविंग ऑन। दूसरा टाइप ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। दूसरा जो टाइप है वेक्टर का, उसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। पोजीशन वेक्टर का क्या मतलब होता है सर? अब देखो, इसके नाम से आपको एक बात समझ में आनी चाहिए। पोजीशन वेक्टर मतलब a vector which gives the position, that is called as position vector। नहीं हाँ समझे? सर। हाँ सर। ठीक है, अब देखो मेरी बात समझो। फॉर एग्जांपल ताशी, अगर मान लो कि मेरे हाथ में कुछ दिख रहा होगा आपको, यू कैन सी अ पेन इन माय हैंड, हाँ सर। तो मेरे रेस्पेक्ट में इसकी कुछ पोजीशन है या नहीं है? है सर। है। ठीक है, है सर। तो अगर मुझे अपने रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन बतानी है तो मैं कहूंगा कि मेरे रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन इधर है। कैन यू सी दैट? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, अगर ये तुम्हारे रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन पूछी जाए तुम्हारे रेस्पेक्ट में, तो तुम कहोगे तुम्हारे रेस्पेक्ट में ये पोजीशन इधर है या नहीं हाँ है? सर। हाँ सर। तो बच्चे, अगर हम किसी भी दुनिया के किसी भी बॉडी का या किसी भी पार्टिकल का जो कहीं पर रखा हुआ है, अगर हम उसकी पोजीशन बताना चाहते हैं, तो पोजीशन बताने का मतलब है कि सर वो कहां पर है और किस डायरेक्शन में रखा हुआ है, यही तो हाँ बताएंगे सर। ना। जैसे हाँ सर। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर मुझसे कोई पूछ ले कि भाई लद्दाख, ठीक है, दिल्ली से किधर है, ऐसा कोई पूछ सकता है? हाँ सर। ठीक है, तो मैं क्या बताऊंगा? मैं दो चीजें बताऊंगा ना उसको, कि मान लो मुझे भी नहीं पता किधर है यहाँ से, क्योंकि मुझे मेरी ज्योग्राफी अच्छी नहीं है। तो मैं आपसे उससे यही कहूंगा ना कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि लद्दाख इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1000 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली एंड इट इज टुवर्ड्स नॉर्थ, ऐसा ही कुछ हाँ कहूंगा सर। ना। हाँ सर। मतलब मैं उसको वैल्यू भी बताऊंगा कि भाई कितना डिस्टेंस है, और किस डायरेक्शन में पड़ेगा वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो इसका हाँ मतलब मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन बतानी है, तो मुझे उसका मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा कि एट व्हाट डिस्टेंस दैट बॉडी और ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, और साथ साथ मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि वो किस डायरेक्शन में। समझ रहे हैं? हाँ सर। हाँ सर। इसका मतलब मुझे कितनी चीजें बतानी पड़ेगी ताशी? बोलो। मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सर। डायरेक्शन दोनों बताना पड़ेगा। तो अगर हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बता रहे हैं, इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो इसका मतलब है कि मुझे एक वेक्टर चाहिए। भाई हाँ वेक्टर में ही तो मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन। डायरेक्शन भी होता है।
तो इसका मतलब अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताते हैं बाय यूजिंग अ वेक्टर, तो उसी वेक्टर का नाम होता है पोजीशन वेक्टर। मतलब ऐसा वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड ऑरिजिन। मतलब किसके रिस्पेक्ट में? तो भाई कोई ना कोई किसी न किसी के रिस्पेक्ट में ही तो पूछोगे ना। हाँ नहीं समझे, नहीं समझे तुम। जैसे मैं कहता हूं कि दिल्ली के रिस्पेक्ट में बताओ लद्दाख कहां पर है, ये कितनी दूरी पर है। तो कोई ये भी तो कह सकता है बताओ मुंबई से लद्दाख कितना दूर है। समझ में आई बात? तो हाँ जब सर। भी हम किसी चीज की पोजीशन बताते हैं तो किसी के रिस्पेक्ट में बताएंगे ना बेटा। हाँ सर। ठीक है, तो आप सुनो, पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है बेटे ऐसा कोई भी वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पार्टिकल, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड ऑरिजिन। मान लो ये हमारा ऑरिजिन है, मान लो, ठीक है, तो और हाँ ये कोई पार्टिकल है जो यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, तो इस ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल की जो पोजीशन बताएगा उसी को हम क्या नाम देंगे? पोजीशन वेक्टर। डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? टेल मी यस और नो। यस। ये अपना एक्स एक्सिस कह सकते हैं, ये वाई एक्सिस कह सकते हैं, और ये जेड एक्सिस। ठीक है, हाँ सर। यहां तक क्लियर है? अच्छा मुझे एक बात बताओ ताशी, ये जो पार्टिकल जहां पर आपको दिख रहा है ये रेड वाला, ये वाला पार्टिकल, ठीक है, ये अगर कहीं पर भी है तो इसकी कुछ एक्स कोऑर्डिनेट के अलोंग भी दूरी होगी, कुछ वाई भी होगा और कुछ जेड भी होगा, यानी ये सोचो। हाँ सर होगा सर। नहीं समझ में है तो प्लीज पूछिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। हाँ सर। ये देखिए, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, मैं कहता हूँ कोई पॉइंट यहाँ पर, तो इसका कुछ एक्स डिस्टेंस भी है और कुछ वाई डिस्टेंस भी है या नहीं, सोचो। है सर। ठीक है, तो वैसे ही अगर जेड भी आएगा तो इसका मतलब है उसका जेड कोऑर्डिनेट भी होगा। ठीक है, कोई भी चीज अगर कहीं पर रखी हुई है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी होता है और जेड कोऑर्डिनेट भी होता है। समझ आ हाँ रही है सर। बात? हाँ सर। इसका मतलब ये जो पोजीशन वेक्टर है ना बेटे, ये जो पोजीशन वेक्टर है, जो पोजीशन बताने वाला वेक्टर है, इसमें कौन कौन सी चीजें, एक्स को भी बता रहा है वो, वाई को भी बता रहा है और जेड को भी बता रहा है। तुम समझे मेरी बात? हाँ सर। इसका मतलब ये पोजीशन वेक्टर तीनों का कॉम्बिनेशन है। किसका किसका? एक्स का, वाई वाई का और जेड और, का। अरे वाह, तो इसलिए हम पोजीशन वेक्टर को ऐसे लिखते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस ऑफ जेड के कैप। समझ आई बात? हाँ सर। एक्स का मतलब क्या हुआ कि एक्स एक्सिस के बहुत। अलोंग उसका डिस्टेंस, ठीक हाँ है, और आई कैप क्या बता रहा है? डायरेक्शन, मतलब एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। वाई मतलब डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस, और जेड मतलब डिस्टेंस अलोंग जेड एक्सिस। देखो अगर नहीं समझ में आया तो पूछो। हाँ सर। हाँ अब देखो कितने वेक्टर हो गए, फिर से मैं बोल रहा हूँ ताशी, दो वेक्टर हो गए। दो टाइप मैंने बताया, एक का नाम है यूनिट वेक्टर और दूसरे का नाम है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर। यूनिट वेक्टर का क्या मतलब होता है? ऐसा कोई भी वेक्टर जिसकी वैल्यू कितनी हो? 1। वन। ठीक है, और हाँ सर। पोजीशन वेक्टर क्या करता है? पोजीशन वेक्टर आपको किसी भी पार्टिकल की पोजीशन बताता है विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड ऑरिजिन। हाँ सर। ठीक है, हाँ नोट सर। कर लिया बच्चे इसको? नोट कर लिया था शी? हाँ सर कर लिया सर। अच्छा, समझ रहा है ना, सब कुछ समझ आ रही है ना बात आपको? हाँ सर। पक्का? पक्का सर। ठीक है, अब तो देखो ये तो दो टाइप ऑफ वेक्टर हो गए। अब हम सिंपल सा वो फॉर्मूला देख लेते हैं जो आपने पढ़ा भी होगा, कि हम वेक्टर को कैसे ऐड या करते हैं, है ना? अच्छा मुझे हाँ बता सकते हो वेक्टर को ऐड करने के लिए कौन कौन सा लॉ है? कुछ याद है तुम्हें? अगर दो वेक्टर हो, दोनों को ऐड करना हो, तो मुझे बता सकते हो कि व्हाट आर द लॉज टू ऐड द टू वेक्टर्स? भूल वेक्टर गए? दोनों को। हाँ, दो वेक्टर को ऐड करने के लिए लॉ क्या क्या है बेटा? लो, भूल गया सर थोड़ा थोड़ा। भूल गए, चलो। अच्छा, उससे पहले कि मैं लॉ पे आऊं, उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, अगर कोई भी वेक्टर हम ड्रॉ करते हैं तो वो ऐसे करते हैं ना, मतलब हाँ किसी सर। के भी ऊपर ऐसे बनाते हैं तो इसका मतलब है वो वेक्टर है। हाँ इसमें जो सर। ये वाला पार्ट है ना, ये एरो वाला पार्ट, इसको हाँ हम सर। हेड हेड ऑफ द वेक्टर भी कह देते हैं, हेड भी कह देते हैं, ठीक है।
और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम टेल भी कहते हैं, टेल ऑफ द वेक्टर। हाँ ठीक है बेटा, अब हाँ मेरी बात सुनो। खैर, आपको ये बात समझ में आती है तो आगे की बात करते हैं। देखो, दो लॉ है, एक का नाम है ट्रायंगल लॉ। वेक्टर को ऐड करने के लिए दो लॉज है, एक का नाम है ट्रायंगल लॉ और दूसरे का नाम है पैरेललोग्राम लॉ। हाँ कुछ सर। कुछ याद आ रहा है? हाँ पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ में अरेंजमेंट का डिफरेंस है, और कैसे डिफरेंस है मैं समझाता हूँ आपको। ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि अगर मान लो ये एक वेक्टर है, इसका नाम है वेक्टर ए, और ये दूसरा वेक्टर है, इसका नाम है वेक्टर बी, और इन दोनों को हमने कैसे अरेंज कर दिया ताशी, देखो तो एक का हेड और दूसरे का यहाँ पर क्या है, टेल, मतलब हेड टेल, टेल पे। है ना, हेड और टेल हाँ कोइंसाइड कर रहे हैं, सही हाँ है। सर। हाँ सर। तो ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि अगर मैं इसमें एक पूरा ट्रायंगल बना दूं बाय टेकिंग द थर्ड साइड, ठीक है, या थर्ड वेक्टर, तो ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि ये जो थर्ड वेक्टर होगा, जिसको मैंने रेड से ड्रॉ किया है, दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। ए प्लस बी विल बी इक्वल टू आर। आर का क्या हाँ मतलब है ताशिक, डू यू रिमेंबर आर का क्या मतलब है? आर और मतलब आर क्यों लिखते हैं आर को? ये जो थर्ड साइड है वो इन दोनों का सम है, ठीक है। और ये हाँ आर को हम पढ़ते क्या है, रिजल्टेंट, क्या पढ़ते हैं? रिजल्टेंट्स। रिजल्टेंट। समझ आई बात? हाँ सर। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर एक का हेड और दूसरे का टेल, ये अगर कहीं पर कंबाइन हो रहा है, तो द सम ऑफ द टू वेक्टर विल बी गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, और इसीलिए इस लॉ का नाम क्या है, ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ। ठीक है। हाँ अब पैरेललोग्राम लॉ समझो। ये एक वेक्टर है मान लो, ये दूसरा वेक्टर है मान लो, ये दूसरा वाला वेक्टर है, ठीक है। दोनों का क्या हाँ। कंबाइन हो रहा है बेटा, यहां पर मुझे बता पहले। टेल सर। टेल सर। तो अगर टेल और टेल कंबाइन हो रहा है, दो वेक्टर हैं, दोनों का टेल टेल एक पॉइंट पे कंबाइन हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है, तो इस केस में ये लॉ ये कहता है कि पूरा पैरेललोग्राम बना लो, ये पूरा पैरेललोग्राम बना लो, ठीक है। ये हाँ अगर इधर बी है तो ये भी बी होगा, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए होगा। क्लियर है? हाँ सर। तो ये जो डायगोनल होगा इस पैरेललोग्राम का, ये वाला डायगोनल, यहां पर ये इन दोनों वेक्टर के सम के बराबर होगा, इसको हम लिखेंगे ए प्लस बी। समझे आप? हाँ सर। यहां तक पहले बताओ, ईमानदारी से क्लियर है? तो ट्रायंगल लॉ का क्या मतलब होता है कि अगर एक का हेड दूसरे के टेल के साथ कंबाइन हो रहा है तो हम सम निकालते हैं, जिस लॉ से, उसका नाम है ट्रायंगल लॉ। और हाँ पैरेललोग्राम लॉ कब यूज करते हैं, जब दो वेक्टर का टेल अगर एक पॉइंट पे कंबाइन हो रहा है, तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि हम पूरा पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं, और उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, वो डायगोनल आपको क्या बताता है, सम ऑफ द टू वेक्टर्स। क्लियर? हाँ सर। अब चाहे वो ट्रायंगल लॉ हो या पैरेललोग्राम लॉ, दोनों लॉ का जो रिजल्ट है वो सेम है। मतलब दोनों केस में आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू, अच्छा, दो वेक्टर को ऐड करोगे ताशी तो क्या मिलेगा, जो एक रिजल्ट मिलेगा वो वेक्टर होगा या स्केलर होगा? अगर आप वेक्टर। फोर्स को, वेक्टर होगा। अगर आप फोर्स को फोर्स के साथ ऐड करेंगे तो फोर्स मिलेगा सर, और फोर्स वेक्टर ही होगा। अब हाँ वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, वेलोसिटी, एंड दैट विल आल्सो बी अ वेक्टर, राइट? हाँ तो सर। इसी तरह से आर, ये अपने आप में क्या है, वेक्टर है, और उस वेक्टर का वैल्यू कितना होगा, तो वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab cos थीटा। याद आया? हाँ सर। नहीं याद आया? पक्का याद आया? हाँ सर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दूसरी बात, ये जो रिजल्टेंट है कुछ एंगल बना रहा है क्या, देखो ए के साथ इसका कुछ एंगल बन रहा है क्या, देखो हाँ तो। सर। थीटा सर। नहीं, थीटा नहीं बेटा, इसको अल्फा लिखता है। ये जो हाँ रिजल्टेंट का एंगल देखो, रिजल्टेंट जो एंगल बना रहे हैं ये, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। इसको हम इसका, ये अल्फा जो है ना, ये एंगल जो रिजल्टेंट फॉर्म कर रहा है, ठीक है, इसको हम इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्शन। डायरेक्शन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स b वेक्टर साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos ऑफ थीटा। ये बात समझ में आई? हाँ और यहाँ सर। पे थीटा क्या है, थीटा, थीटा जो लिखा है मैंने, वो थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन
टेल ऑफ टू वेक्टर्स, जिसको आप ऐड कर रहे हो, आप जिस वेक्टर को ऐड कर रहे हो उनके टेल्स के बीच का जो एंगल है उसको हम थीटा कहते हैं, और हाँ रिजल्टेंट जो एंगल बनाता है, रिजल्टेंट का जो एंगल बन रहा है उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। हाँ सर। क्या समझे? फॉर्मूला ये समझे? हाँ सर, टेल का दोनों का बोलो बोलो। वेक्टर वेक्टर एंगल। हाँ, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, मतलब थीटा का क्या मतलब रहेगा? थीटा का एंगल मतलब रहेगा एंगल एंगल बिटवीन द टेल ऑफ टू वेक्टर्स। हाँ सर। और अल्फा का क्या मतलब रहेगा? तो अल्फा का मतलब रहेगा एंगल ऑफ द रिजल्टेंट। किसका एंगल? एंगल ऑफ द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट। मतलब इस अल्फा को मैं ये भी कह सकता हूं कि अल्फा में क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। ये जो दो वेक्टर आप ऐड करेंगे बेटा, तो वो जो दोनों वेक्टर का सम आएगा वो भी तो एक वेक्टर होगा ना। अगर हाँ आप दो सर। वेक्टर को ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? एक वेक्टर आएगा। हाँ दो वेक्टर ऐड करो तो रिजल्ट वेक्टर आएगा। तो वेक्टर में दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन। डायरेक्शन भी। तो ये वाला ये है, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। समझे? हाँ सर। फॉर्मूलाज लिख लीजिए आप। ठीक है सर। टू वेक्टर्स। और अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको ये बात समझ आए। ठीक है सर। हाँ सर, हो गया सर। ठीक है। अच्छा हाँ सर। ताकि एक दो और छोटी छोटी बातें मैं सिखा देता हूँ आपको, ताकि हमारी सारी चीजें एकदम रिवाइज हो और रिवाइज रहें, ताकि हम जब पढ़े तो फिर हमें कोई कंफ्यूजन नहीं आए। अच्छा, इसमें ठीक है सर। ये जो हमने एडिशन लिया है ना दो वेक्टर के बीच का, तो एंगल तो कुछ भी हो सकता है ना, दो वेक्टर के बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है, 0, 180, 30, 45, 50, 15, 16, कुछ भी हो सकता हाँ है। ठीक है। हाँ सर। मगर ताशी इसमें दो बात याद, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है, अगर मान लो कि दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 है, दैट इज हाँ सर। टू वेक्टर्स आर पैरेलल। वेक्टर्स आर पैरेलल। पैरेलल। अगर दो वेक्टर हो और दोनों के बीच का एंगल कितना होता है? 0। मतलब क्या 0। कि सर यही मतलब हुआ ना कि दोनों वेक्टर ऐसे पैरेलल हो, दोनों के बीच का एंगल कुछ हो ही नहीं, 0। तो हाँ उस सर। केस में ताशी याद रखना कि हम सिंपली इन दोनों वेक्टर के सम को ऐसे लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू, मैं पूरा करके बता देता हूं ताकि आपको याद रह जाए, ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ ताशी कितना लिखोगे? 2ab cos 0। 0। ठीक है। हाँ cos सर। 0 की वैल्यू पता है कि आपको हाँ सर। कितनी? 1 सर। बहुत बढ़िया। तो आर की वैल्यू आप क्या लिखेंगे? आर की वैल्यू आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab हो जाएगा बेटे, हाँ क्योंकि सर। cos 0 की वैल्यू 1 होती है। हाँ ताशी सर। ये किसका फॉर्मूला है? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा मुझे ये बताओ ताशी, ए प्लस बी होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है? एल्जेब्रिक फॉर्मूला सर।
हाँ, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का यही फॉर्मूला होता है ना ताजी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ या नहीं बेटा? हाँ सर, हाँ सर, पक्का? पक्का सर। तो ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी। इसका मतलब समझो, इसका मतलब है कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 है तो आप सिंपली उसका सम क्या लिखेंगे, a प्लस बी, प्लस मतलब बी। दोनों को सिंपली आप ऐड करेंगे। जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं कि इस बॉडी पे मैंने दो फोर्स लगाया, एक फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, एक फोर्स लगाया 20 न्यूटन का। ताशी मुझे एक बात बताइए, ये इन दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना है? पैरेलल सर। पैरेलल, तो एंगल कितना हुआ बच्चे? एंगल 0 सर। 0 सर, सीधी सी बात सर। तो नेट फोर्स हम यहाँ पर पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू सॉल्व बाय यूजिंग द होल फार्मूला, यू कैन सिंपली राइट 20 प्लस ऑफ 10 इज इक्वल टू 30। समझे क्यों? क्योंकि जब भी एंगल 0 होगा तो रिजल्टेंट को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी। हेलो सर। जी, हेलो। हेलो। हाँ हाँ ताशी, हेलो। थोड़ा कट हो गया सर पहले। अच्छा, मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, मतलब हाँ एंगल कितना है ताशी, 0 डिग्री एंगल है। 0 डिग्री। ठीक है, तो अगर एंगल 0 डिग्री है तो सिंपली आप क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का सम सिंपली लिख दो 20 प्लस 10, हाँ सर। है ना? क्यों? हाँ क्योंकि जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 होता है हम सम को सिंपली लिख सकते हैं a प्लस बी। ये पूरा लिखने की हमें जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये यूज करें। हाँ डिड सर। यू अंडरस्टैंड? ठीक यस है। सर। अच्छा, अब एक एक बार और सुन लो। अगर मान लीजिए दूसरा केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। इसका मतलब समझे? थीटा पैरेलल। पैरेलल का उल्टा। पैरेलल का क्या मतलब होता है, दोनों सेम डायरेक्शन में। पैरेलल सेम का ये डायरेक्शन। मतलब होता है ना, दोनों सेम हाँ डायरेक्शन। तो एंटी पैरेलल का क्या मतलब होगा, उसका मतलब होगा अगर ये एक का इधर डायरेक्शन है तो दूसरे का इधर हो। हाँ सर। समझे? हाँ एंटी सर। पैरेलल का मतलब एक ऐसे है तो दूसरा ऐसे। ठीक है बेटा? हाँ सर। हाँ ना, बोलो। ठीक है। अगर इस केस में आप दो वेक्टर का रिजल्टेंट देखेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab कॉस 180 डिग्री। 180 डिग्री। आपको वन कॉस 180 की वैल्यू याद है क्या बच्चे? हाँ सर। कितनी बेटा? 0 सर। नहीं सर, -1। -1। हाँ सर, याद रखिएगा इसको, cos 180 की वैल्यू होती है -1। हाँ सर। ठीक है? हाँ sin सर। 180 की वैल्यू 0 होती है। हाँ सर। ठीक है सर। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab माइनस ऑफ 1। हाँ सर। इस माइनस से ये प्लस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर बी माइनस स्क्वायर ऑफ 2ab। 2ab। ठीक है? हाँ अब सर। इसके बाद का स्टेप इधर लिख देता हूं। फिर से ताशी बता सकते हो, ये फिर से कोई आइडेंटिटी है क्या, कोई फॉर्मूला है किसी चीज का? है सर। हाँ बोलो बोलो, किसका है? a बोलो तो बोल माइनस सकते b का होल स्क्वायर। हो। अरे वाह, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब r की वैल्यू क्या हो जाएगी, a माइनस बी। इसका मतलब अगर दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो सिंपली उसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, a माइनस बी लिख देंगे। और अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा तो सिंपली हम a प्लस बी लिख देंगे। हाँ सर। समझे? हाँ नोट कर लो सर। जल्दी से। ठीक है सर।
हाँ सर, हो गया सर। हो गया। तो एडिशन समझ में आ गया ना कि दो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं। हाँ सर। अच्छा ताशी, अगर दोनों एंगल ना तो 0 हो ना तो 180 हो तो क्या करेंगे? अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 भी नहीं है, देखो अब सारी चीजों को मैं समराइज कर रहा हूं। अगर मान लो मैं तुमसे कहूं ये दो वेक्टर है और ऐसे दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू मान लो 3 है, तो इन दोनों का सम क्या लिखोगे ताशी? जल्दी जल्दी बोलना है। हाँ सर। क्या लिखोगे वो? 3 + 5 सर। 3+5 या 3+2? 3+2 सर। मतलब r की वैल्यू हो गई 5। दूसरा, 5 सर। अगर मैं ऐसे कह दूं a इज इक्वल टू मान लो कि मैंने लिख दिया 5 और b इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 3, बोलो इन दोनों का r की वैल्यू बताओ, सम कितना आएगा? 2 सर। 2, क्योंकि 5 - 3 = 2। ठीक है। लेकिन ठीक है अगर मान सर। लो कोई तीसरा केस हो कि सर ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये मान लो कुछ भी हो, ये 2 हो, ये मान लो कुछ हो 3 हो, और दोनों के बीच का एंगल कुछ 60 हो, मान लेते हैं, दिख नहीं रहा है फिर भी मान लो 60 डिग्री। अब क्या करेंगे? अब क्या सिंपली 5 या 2 लिख सकते हैं, या ये लगाना पड़ेगा वेक्टर का फॉर्मूला? वेक्टर का फॉर्मूला सर। वेक्टर का फॉर्मूला। ये फैसिलिटी तभी अवेलेबल है सिंपली ऐड या सिंपली सब्ट्रैक्ट करने वाली, जब दो वेक्टर के बीच का एंगल या तो 0 हो तो सिंपली ऐड करके लिख सकते हैं, और 180 हो तो सिंपली सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है। बट ठीक है अगर सर। एंगल नहीं तो 0 भी नहीं है और 180 भी नहीं है, तब तो हम पूरा फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू 3 इंटू cos 60। ठीक है हाँ। ताशी? हाँ सर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये कितना हो जाएगा? 4 + 9 प्लस ऑफ 12 cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो ये कितना हो जाएगा? 4 9 13, और 13 और 6 मतलब √90। समझ आया आपको? हाँ सर। ठीक है। तो आज इतना ही सर। अब वेक्टर में एक और चीज मैं सिखाऊंगा जिसको हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं, बट प्लीज इसको अच्छे से कर लेना। ये जो मैंने एडिशन का फॉर्मूला सिखाया है, ये जो भी समझाया है, वो प्लीज एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है तो सर। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट करेंगे। तो ठीक आज है इतना सर। ही सर। रेस्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है सर। ओके बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।